हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्यूब सीरीज के तीसरे पार्ट को, जिसका नाम है क्यूब जीरो। इसे रिलीज किया गया था 2004 में। अगर आपने इसके पिछले दोनों पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम रेजिन नाम के एक आदमी को एक क्यूब जैसे कमरे में देखते हैं, जिसके पैर में सिर्फ एक जूता ही होता है। और जब वो दरवाजा खोलकर एक दूसरे कमरे में जाता है तो उस पर अचानक चारों तरफ से स्प्रे होने लगता है, जिससे वो बचने की कोशिश करता है। कुछ टाइम तक जब उसे कुछ नहीं होता तो वो उसे पानी समझकर अपनी उंगलियों को ही चूसने लगता है ताकि उसकी प्यास बुझ सके। और धीरे धीरे उसकी स्किन गलने लगती है, क्योंकि वो स्प्रे पानी का नहीं बल्कि एक केमिकल का था। और इस आदमी की मौत हो जाती है। वहीं अब हम वेन और डॉट को कंट्रोल रूम में देखते हैं, जो कि रेजिन पर नजर रखे हुए थे। दोस्तों, इन दोनों का काम इस पूरे क्यूब और इसमें डाले गए लोगों पर नजर रखना है। इनमें वेन बिना देखे डॉट को चेस में हरा देता है। दरअसल वेन एक मैथ जीनियस है और वो बिना देखे ही मुश्किल से मुश्किल चेस गेम को सोल्व कर सकता है। अब वेन यहाँ डॉट से उनके दूसरे साथी चिकलिस और ओवन के बारे में पूछता है, जो कुछ दिनों से गायब थे। जिस पर डॉट उसे कहता है कि शायद उन दोनों की तबीयत खराब है और उसे उन दोनों के बारे में कुछ ना पूछने की सलाह भी देता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एलिवेटर का डोर खुलता है, जिसमें दो कैप्सूल और एक कार्ड होता है। दरअसल ये कैप्सूल इन लोगों का लंच था। वहीं उस कार्ड में इनके लिए कुछ आदेश लिखे हुए थे, जिसे पढ़कर वो तुरंत उस रूम में जूम करते हैं जहां रेन नाम की एक लड़की बेहोश थी, जिसे देखकर वेन उससे थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है। अब ये दोनों उसके माइंड को स्कैन करते हैं, जहां हम रेन के सपने में उसे और उसकी बेटी को एक साथ जंगल में देखते हैं, जहां कुछ लोग अचानक उन पर हमला कर रेन को बेहोश कर देते हैं। लेकिन बेहोश होने से पहले रेन उनमें से एक का मास्क हटाकर उसका चेहरा देख लेती है और उसके सर पर एक अजीब सा निशान था। अब रेन को होश आता है तो वो अपने आप को एक क्यूब रूम में देखती है, जहां वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दरअसल रेन को ये तो याद था कि उसकी एक बेटी है, लेकिन ना तो उसे उसका नाम और उसकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात उसे याद थी। रेन अब उस रूम के एक दरवाजे को खोलकर दूसरे कमरे में जाती है, जहां उसे हेस्केल, जेलिको, मेयर होल्ड और बार्तोक नाम के लोग मिलते हैं। लेकिन रेन वहां हस्केल के चेहरे पर थूक देती है और कहती है कि तुम भी उन लोगों में से एक हो, क्योंकि हस्केल के सर पर वैसा ही निशान था जैसा उसने उस किडनैपर के सर पे देखा था। लेकिन यह इन लोगों को भी अपनी पास्ट लाइफ और यहाँ तक अपने नाम भी याद नहीं थे, इसलिए ये सब साथ में आगे जाने का डिसाइड करते हैं। और इस मूवी के पुराने पार्ट्स की तरह बार्तोक अगले रूम में एक जूता फेंककर वहां के ट्रैप्स चेक करता है, लेकिन उस जूते को जब कुछ नहीं होता तो बार्तोक को लगता है कि वो रूम सेफ है, इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है। लेकिन तभी बहुत सारे वायर्स उसको जकड़ लेते हैं और देखते ही देखते उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस रूम में मोशन सेंसर लगे हुए थे, जो कि किसी जिंदा चीज के आने से ही एक्टिवेट होते हैं, इसलिए जूते को कुछ नहीं हुआ। ये सब वेन और डॉट भी देख रहे थे। वेन अब क्यूब्स के बारे में कुछ सवाल पूछने लगता है, जिस पर डॉट कुछ नहीं बताता और उसे भी क्यूब्स के बारे में ज्यादा बात करने से मना करता है। वहीं दूसरी तरफ रेन को अभी भी हस्केल पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। तभी मेयर होल्ड को गेट पर कुछ कोड्स लिखे मिलते हैं, जिसे देखकर इन्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ा सोचने पर ये समझ जाते हैं कि ये कोई पजल है और इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसे सॉल्व करना होगा। अब रेन अपना दिमाग लगाती है और शू पुलिस की मदद से अपने शर्ट पर वो कोड्स लिख लेती है। लेकिन जब ये लोग अगले रूम में जाते हैं तो वहाँ के कोड्स डॉट की जगह कोमास में लिखे हुए थे, जिसे देखकर फिर से रेन का दिमाग चलता है और वो सबको बताती है कि ये रूम्स के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ए एक्सिस से लेकर जेड एक्सिस तक, और अगर वो सही है तो 26 अल्फाबेट होते हैं। मतलब यहाँ हर साइड पर 26 रूम्स होंगे और ये भी उन्हीं में से किसी एक में थे। अब रेन अपना थोड़ा और दिमाग लगाती है और उन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ का एक मैप बना लेती है, जिसके हिसाब से ये लोग अगले रूम में जूता फेंकते हैं, जिससे उस कमरे के ट्रैप्स ऑन हो जाते हैं और वो जूता इतना फ्रीज हो जाता है कि नीचे गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अब ये लोग बाकी कमरे को चेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ वेन जब कुछ फाइल्स रख रहा था तो उसे रेन की फाइल भी मिलती है, और जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसे वहाँ कोई कंसेंट फॉर्म नहीं मिलता। दरअसल इन दोनों को बताया गया था कि जितने भी लोग इस क्यूब एक्सपेरिमेंट
रिजल्ट में आते हैं वो सब क्रिमिनल हैं जिन्हें मौत की सजा मिली है और उन्होंने मौत की जगह एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चूज किया है। लेकिन जब वेन को रेन का कंसेंट फॉर्म नहीं मिलता तो उसे लगने लगता है कि रेन इनोसेंट है और वो यहाँ गलती से लाई गई है, इसलिए वो ये बात डॉट को बताता है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन न्यूज़पेपर में उसे रेन की फोटो भी मिलती है जिससे इन्हें पता चलता है कि रेन एक पॉलिटिशियन थी। वेन को ये सब सही नहीं लगता, इसलिए वो उस टेलीफोन से अपने बॉस को फोन करने के लिए जाता है जो कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा गया था। लेकिन तभी सामने से उनके बॉस का कॉल आता है जो इन्हें लास्ट रूम तक पहुंच चुके एक आदमी के ऊपर एग्जिट प्रोसीजर करने को कहता है। और जैसे ही वो लोग एग्जिट प्रोसीजर करने मशीन के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका साथी ओवन था जिसकी मेमोरी मिटाकर उसे भी क्यूब में डाल दिया गया था और ये क्यूब को सॉल्व कर आखिरी कमरे तक पहुंच गया था। अब ये देखने के बाद भी डॉट प्रोसीजर चालू रखता है और ओवन से कुछ सवाल पूछता है जैसे तुम गॉड पे भरोसा करते हो या नहीं, जिसका ओवन नो में जवाब देता है और डॉट वेन से मशीन पर नो बटन दबाने को कहता है। अब वेन इतना शौक में था कि वो कुछ नहीं करता, इसलिए डॉट जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर नो वाली बटन को दबा देता है जिसे दबाते ही ओवन आग में जलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर वेन डॉट से पूछता है कि अगर हम यस वाला बटन दबाते तो क्या होता, जिस पर डॉट कहता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि आज तक किसी ने उस सवाल पर यस नहीं बोला। अब डॉट वेन को एक फाइल ऊपर बॉस को देने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट आती है तो वेन उसे ऊपर ले जाने की बजाय नीचे ले जाता है क्योंकि अब वो क्यूब्स में फंसे लोगों की मदद करना चाहता था। उसके नीचे जाने के बाद यहाँ इनके बॉस के भेजे कुछ लोग आते हैं जिनमें से एक जैक्स था। वो डॉट को बताता है कि उन्हें पता चला है कि यहाँ किसी ने गद्दारी की है और ये उसी गड़बड़ को ठीक करने आए थे। दूसरी तरफ जेलिको एक रूम में जाती है और तभी वो रूम अपनी पोजीशन बदल लेता है जिससे वो सबसे अलग हो जाती है। उसी रूम में उसे एक नीडल आके लगती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सभी लोग जेलिको को ढूंढ रहे थे और थोड़ी देर के बाद उन्हें वो मिल भी जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसका फेस पूरी तरह से खराब हो चुका था और उसके शरीर में किसी तरह का वायरस फैल रहा था। फिर वो जानवरों की तरह मेयर होल्ड पर ही हमला कर देती है जिससे बचने के लिए वो उसे पीछे धक्का देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन अब तक मेयर होल्ड के हाथ पर घाव हो चुका था और वो भी धीरे धीरे जेलिको जैसा बनता जा रहा था। इसी वजह से हस्कल उसे साथ ले जाने से मना कर देता है, लेकिन मेयर होल्ड इनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी इनके साथ चलेगा और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, जिस पर हस्कल एक कंडीशन रखता है कि सबसे आगे मेयर होल्ड रहेगा और वही सारे रूम्स को चेक करेगा। मेयर होल्ड के पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो मान जाता है, लेकिन यहाँ हस्कल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए जैसे ही वो अगले रूम का गेट खोलते हैं तो हस्कल उसको नीचे फेंक देता है जहाँ एक बहुत तेज आवाज होती है और मेयर होल्ड की बॉडी फट जाती है। अब रेन हस्कल के ऐसा करने से खुश नहीं थी, लेकिन वो उसको समझाता है कि उसने जो भी किया वो सही था क्योंकि वो वायरस इनमें भी फैल सकता है। और तभी यहाँ इन्हें ढूंढते ढूंढते वेन आ जाता है और इन्हें सारी बात समझाने लगता है, लेकिन रेन उस पर ही भड़क जाती है क्योंकि वो भी उन लोगों में से एक था। रेन उसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने एना को उसके ड्रीम्स में देखा था और साथ ही रेन्स को वो एना की एक ड्राइंग भी देता है जो उसने बनाई थी, जिसे देखकर रेन उस पर और गुस्सा होने लगती है। लेकिन हस्कल उसे समझाता है कि हमें इसकी जरूरत है क्योंकि बस वेन ही जानता था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वहीं दूसरी तरफ ये सब जैक्स भी देख रहा था, इसलिए वो गेट पर लिखे कोड्स को मिटवा देता है ताकि ये लोग आगे ना बढ़ पाएं। साथ ही ये उनके चारों तरफ के कमरों में डेथ ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे उनकी मुश्किल बढ़ जाती है। अब डॉट अपने दोस्त वेन की मदद करने का फैसला लेता है और वो बिना किसी की नजर में आए कुछ वायर्स को तोड़ देता है जिससे इनका सिस्टम क्रैश हो जाता है और अब 10 मिनट तक सारे ट्रैप्स बंद हो गए थे क्योंकि उसके बाद सिस्टम रीसेट हो जाएगा और रीसेट के खत्म होते ही इन कमरों में जितने लोग होंगे वो जलकर राख हो जाएंगे। कुछ देर में जैक्स को पता चल जाता है कि ये सब डॉट ने किया है, इसलिए वो उसे मार देता है और सिस्टम ठीक करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ ये सब वेन भी समझ चुका था और वो रेन के बनाए मैप के अकॉर्डिंग बाहर
बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। अब जैक्स इन्हें रोकने के लिए हस्कल के सर पर लगी चिप का यूज करता है। असल में हस्कल भी पहले इनका एक सोल्जर था जिसकी मेमोरी मिटाकर इन्होंने उसे भी क्यूब में पटक दिया था। अब हस्कल के सर में बहुत तेज दर्द होता है और वो गेट से नीचे गिर जाता है। यहाँ वेन और रेन को लगता है कि वो मर गया, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हस्कल उठकर इन पर हमला करने लगता है क्योंकि अब वो जैक्स के कंट्रोल में था। ये लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं और रेन उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग अगले रूम में पहुंचते हैं तो इन्हें वहां चिकलिस का कंकाल मिलता है जो कि भूख प्यास से मर गया था। तभी ये रूम अपनी पोजीशन बदलने लगता है और जब ये रूम रुकता है तो ये लोग एग्जिट के बिल्कुल सामने थे। इन्हें बस पानी के अंदर से जाना था जो इन्हें सीधा बाहर निकालेगा। लेकिन तभी इन पे हस्कल फिर से हमला करता है जिससे बच के रेन तो पहले ही पानी में कूद जाती है और वेन भी रीसेट खत्म होने के जस्ट पहले पानी में चला जाता है और दोनों जंगल के बीच एक नदी में से बाहर निकलते हैं। अब रूम रीसेट हो गए थे इसलिए एक तेज लाइट आती है और हस्कल को भी खत्म कर देती है। अब इस तेज लाइट की वजह से जैक्स को समझ नहीं आता कि वेन और रेन जिंदा है भी या फिर उस लाइट में मारे गए, इसलिए वो अपने कुछ लोगों को चेक करने के लिए भेजता है जो कि उनको ढूंढ लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। वेन उन लोगों को रोक कर रखता है जिससे कि रेन यहाँ से भाग सके। अब रेन तो बचकर निकल जाती है लेकिन वेन उनकी पकड़ में आ जाता है। कुछ समय बाद वो लोग उसे एक लैब में ले जाकर उसके दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ करने लगते हैं जिससे कि वो किसी मेंटली अनस्टेबल इंसान जैसी हरकतें करने लगता है। फिर वो उसको वापस उसी क्यूब में डाल देते हैं जहां उसके साथ कुछ और लोग भी थे। दोस्तों वेन अब बिल्कुल पहले पार्ट के कजान की तरह एक्ट कर रहा था और बार बार यही कह रहा था कि उसे ब्लू रूम में जाना है। मूवी के एंड में हम रेन को अपनी बेटी एना के साथ देखते हैं जो उसे वेन की दी गई ड्राइंग दिखाकर उसके बारे में बता रही थी कि वो एक सुपर हीरो था जिसने उसकी जान बचाई और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे कि ये मूवी असल में एक प्रीक्वल थी, यानी इसकी कहानी पार्ट 1 और 2 के भी पहले की है। अब पार्ट 1 का कजान भी इन लोगों का एम्प्लॉय होगा और फिर उसकी किसी गलती पर इन लोगों ने उसे पागल बनाकर क्यूब में डाल दिया होगा। उस मूवी के एंड में जब कजान बाहर निकला था तो वो भी एक सफेद रूम में जाता है ठीक जैसे इस रूम में ओवेन गया था, यानी कि कजान पर भी एग्जिट प्रोसीजर किया गया होगा और अगर उसने ये कहा होगा कि गॉड नहीं होता तो उसे वहीं जलाकर मार दिया गया होगा। खैर कजान के साथ क्या हुआ वो तो कोई नहीं जानता। बाकी आपको ये पार्ट 3 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हाल ही में क्यूब सीरीज का एक जापानीज रीमेक भी आया था जिसकी कहानी लगभग पार्ट 1 की तरह है, तो शायद ही मैं उसे एक्सप्लेन करूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस फिल्म को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में जापानी जरूर लिखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।